So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. Yes, good afternoon. So we will continue with offerings, right? कि offerings to existing employees को क्या-क्या offerings हमने दिए हैं और क्या-क्या offer हम लोग देते हैं. Basically, we are talking about shares, right? तो शेयर्स हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलॉट करते हैं. तो उसमें ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. तो 3-4 तरीके हैं. ES, OS है, SARS है, ES है, स्वेट इक्विटी शेयर्स. व्हाट इज ES एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम. अब यहाँ पे क्या होता है? हेलो, हेलो Yes, Prem, what happened? सर, आवाज आ रहा है ना? Yeah, but थोड़ा interruption है अभी आज. हाँ, एक्चुअली एक कॉल आ मैं गया. रुक गया. ओके, ठीक है. तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में हमारे पास क्या ऑप्शंस है? व्हाट वी डू इज वी डायरेक्टली ऑफर आर एम्प्लॉयज. ये एम्प्लॉयज कौन है? डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपनीज के हेड होते हैं. बेसिकली सब्सिडरी कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, राइट? जो भी कंपनी हो, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं कि वी आर गिविंग और ऑफरिंग यू इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट रेट. ठीक है, इसमें कुछ प्रोविजंस है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोविजंस. नंबर 1, अ कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक तो एम्प्लॉय को अप्रोच करते हैं या फिर उनका जो ट्रस्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, उनको देते हैं. बेसिकली इसका दूसरा नाम हम लोग जो बोलते हैं वो यूनियन होता है. तो हम यूनियन या फिर उनके जो ट्रस्ट है उनको ऑफर करते हैं और उनके साथ डिसाइड करके देन वी ऑफर देम शेयर्स. अगर वो परचेज करते हैं तो वो इशू होगा, नहीं करते हैं तो वो कैंसिल होगा. The shares are offered at a price lesser than their market price. अब ये डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है, मार्केट प्राइस में नहीं दिया जाता है. क्यों? बिकॉज वी नीड टू बेनिफिट आर एम्प्लॉइज. समझो, अगर 100 रुपए का शेयर है सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट यानी आर BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वहाँ पे जब सेकेंडरी मार्केट में 100 रुपए अवेलेबल है तो आई एज एन एम्प्लॉय हैव ऑप्शन कि वहाँ पे परचेज कर सकते. What is the advantage of buying directly from my company? वो एडवांटेज हमको दिखाना है, कंपनी को दिखाना है, तो उनको डिस्काउंटेड रेट में हमको वो शेयर्स देने पड़ेंगे. बिकॉज इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं, ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो समवेयर सम बेनिफिट शुड बी देयर टू आवर एम्प्लॉयज एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर अर्निंग प्रॉफिट. ठीक है, तो इस वजह से हम उनको सेम प्राइस नहीं दे सकते, मार्केट प्राइस नहीं दे सकते. थर्ड, there is minimum vesting period of 1 year. अगर Hello, Prem sir. जी सर. Kindly allow Rebecca only. Rebecca. Yeah. Okay sir. Admitted sir. So थर्ड प्रोविजन क्या है? देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर. कितना वेस्टिंग पीरियड है हमारे पास? 1 साल. सब समझो, 1 जून को अगर किसी कंपनी ने ऑफर किया, हम लोग मेरे फ्रेंड की बात कर रहे थे, राजेश. ठीक है, तो राजेश को 1 जून को ऑफर किया कि आपको हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर दे रहे हैं. ये 1 जून 2020 को जो ऑफर दिया है वो अगले साल तक वैलिड है. नाउ ही कैन डिसाइड व्हेन टू बाय. ठीक है, अगर 1 साल तक उनके पास से कोई जवाब नहीं आता तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, बट 1 साल तक हमको उनको टाइम देना पड़ेगा सोचने के लिए. दैट इज वेस्टिंग पीरियड. और फोर्थ है, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड, दैट इज पीरियड ड्यूरिंग व्हिच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स. लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शंस एंड वेस्टिंग. अब कंपनी कुछ कंडीशंस रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इनसाइड न्यूज पता होती है कंपनी की, क्या शेयर होल्डिंग्स कितना बढ़ेगा कितना कम होगा. समझिए, राजेश जी ने आज परचेस कर लिया शेयर, उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. 4 दिन बाद वो 1 लाख के 1,25,000 हो गए और उनको नहीं लगता कि कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स उतना नहीं हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत लॉस में जा रही है कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा नहीं है, तो वो सेल कर देंगे. तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज
एज पर डिमांड वो इक्विटी शेयर्स ट्रेड करती है मार्केट। तो कंपनी क्या कर सकती है, उनको वो एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको 1 साल तक वो रखना है, दैट इज लॉक इन पीरियड। यू कैन नॉट सेल योर शेयर्स अंडर 1 ईयर, यू कैन सेल इट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। Then share issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting rights. So companies don't give them any voting rights. There is no voting right or any dividends to these shareholdings because they are part of the organization. Because of them, the organization is running. उनके वजह से organization चालू है, उनके वजह से profit and loss जो भी statement में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो उन सभी के वजह से है। तो उनको सेपरेट डिविडेंड नहीं देते हम लोग। हाँ, बोनस वगैरह जो है एज एन एम्प्लॉय जो देना चाहिए वो देते हैं, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हम बात करते हैं तो देयर इज नो डिविडेंड एंड नो वोटिंग राइट्स। दे कैन नॉट डिसाइड हाउ कंपनी विल रन, दे विल ओनली एंजॉय द मॉनेटरी बेनिफिट जो इक्विटी शेयर से उनको मिलता है, ठीक है। अब ये जो वोटिंग राइट्स है और डिविडेंड्स है कब तक उनको नहीं मिलेगा, टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर, ठीक है। हम लोग कल भी बात कर रहे थे, राजेश जी को 1 जून को ऑफर दिया और उन्होंने 1 साल तक लिया नहीं, लेकिन 3 महीने बाद कंपनी डिसाइड्स कि हमको डिविडेंड इशू करना है। देन राजेश सेज कि सर आपने मुझे भी ऑफर किया है तो मुझे भी डिविडेंड मिलेगा क्या। देन कंपनी बोलती है कि नहीं सर, आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, जिस दिन आप परचेज करोगे उसके बाद जो भी डिविडेंड इशू होगा वो आपके अकाउंट में आएगा और आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा, ठीक है। 2 चीज याद रखिएगा, जब ऑफर मिलती है सिर्फ ऑफर तो देयर इज नो डिविडेंड एंड नो वोटिंग राइट्स। जब वो हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, वो परचेज करने के बाद ही हम लोग डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स हमको मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू ESOS। अब ये जो रेजोल्यूशन है वो कैसे रेजोल्यूशन होना चाहिए, शेयर होल्डर्स जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ वो डिसीजन को पास करने चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 2/3 मेजोरिटी होता है, ठीक है। नॉर्मल रेजोल्यूशन मतलब 1/3 मेजोरिटी। तो वो मेजोरिटी इनको पास करना है, जब तक स्पेशल मेजोरिटी नहीं आएगी, स्पेशली शेयर होल्डर्स उनको पास नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये ESOS हम लोग नहीं दे सकते। और विदाउट शेयर होल्डर्स नोटिस तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते बिकॉज दे आर को ओनर्स एंड पार्टनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Next is employee cannot transfer his option to any other person nor can he the share issued under ESOS। अब ये क्या है, आपने परचेज किया, आपका लॉक इन पीरियड जो है 1 साल का है, ठीक है, वो आप परचेज करते हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन समझिए मुझे परचेज करना ही नहीं है, ठीक है, तो आप कह नहीं सकते कि राजेश जी बोल नहीं सकते कि ठीक है मेरे साथ प्रेम भी काम करता है तो आप एक काम कीजिए, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं है इसमें, आप प्रेम को दे दीजिए। लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये नॉन ट्रांसफरेबल ऑफर है बिकॉज पर्टिकुलरली आपके एफर्ट को देख के, आपके काम को देख के, आपकी लॉयल्टी को देख के कंपनी ने डिसाइड किया है कि यस मिस्टर राजेश को देना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रेम जो है वो अभी 6 महीने पहले ही ज्वाइन हुए हैं, हम लोग उनको ठीक से जानते नहीं है, उनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनको हम ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन to any other person nor can he pledge or mortgage the shares issued under ESOS। ये ना प्लेज कर सकता है ना मॉर्गेज कर सकता है। प्लेज और मॉर्गेज मतलब क्या है, जैसे हम लोग गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड होता है ना सोना, वो सोने को गिरवी रखते हैं, तो वैसे ही शेयर्स को गिरवी नहीं रख सकते और शेयर के अगेंस्ट में आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज उसका एक लॉकिंग पीरियड है, वो आपको फुलफिल करना है, उसके बाद वो आप सेल कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, या तो होल्ड करके रखो या फिर सेल करके रखो, लेकिन आप उसको कहीं पे मॉर्गेज नहीं कर सकते। Then company has to set up a compensation committee to administer ESOS। Company has to fulfill the provision of SEBI share-based employee benefit regulation 2004। तो कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी को एक सेटअप, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमिटी बनाना पड़ेगा और वो कमिटी का नाम है कंपनसेशन कमिटी। ये क्या करती है, वो एडमिनिस्टर करती है, ध्यान देती है कि ESOS में जो भी प्रोसीजर्स है वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, कंपनी अपने सारे नॉर्म्स एंड प्रोविजंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज।
एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में क्या होता है, अगेन इक्विटी शेयर ऑफर किया जाता है एम्प्लॉयज को एट डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन ये सभी एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ठीक है, पहले वाले स्कीम में हम लोग क्या करते थे, सेलेक्टेड लोगों को देते थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को ऑफर देते हैं। ठीक है, जिनको परचेज करना है वो परचेज करेंगे, ठीक है, और जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें अभी ऑप्शन क्या है, पहले के केस में कंपनी सामने से ऑप्शन देती थी और आपको जितना इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है कि आप कोई भी परचेस करो, आपका जो भी अमाउंट है वो हम लोग सैलरी से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर डेट में वो परचेज कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस। सेम स्कीम उनको अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे पहले के पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को देते हैं, बट एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में हम सारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं, जिनको परचेज करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें ट्रांसफर भी होता है। सो कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। इनमें भी कुछ प्रोविजन है। नंबर 1, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय। देखिए अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज है, उनको अलग अलग शेयर्स इशू कर सकते हैं। कितने टाइप के शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयर है। किसी को ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो उनको हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, किसी को रिस्क लेना है बहुत ज्यादा तो हम उनको इक्विटी दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड, शेयर्स इशूड थ्रू ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, इसमें ये जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में इमीडिएटली लिस्ट होनी चाहिए और आपके बुक्स ऑफ रजिस्टर में भी वो लिस्ट होनी चाहिए, वो नोटेड होनी चाहिए इमीडिएटली। इसमें कोई टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, ESPS shares will have minimum of 1 year locking period from date of allotment if ESPS is not a part of public issue. अगर वो पब्लिक इशू नहीं है, इंटरनल इशू है, तो उसको 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड, अगेन लॉकिंग पीरियड यहाँ पे है, पहले के स्कीम में भी था। ठीक है, ये लॉकिंग पीरियड क्यों रखा है हम लोग ने, लॉकिंग पीरियड इसलिए रखा है ताकि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, हमारे एम्प्लॉय है, वो सेल ना करे। क्योंकि अभी आपने 100 रुपए में परचेज किया, कल को हो सकता है 3 महीने में उसका प्राइस 95, 90, 80, 70 रुपीज में भी आ सकता है, दैट इज डिक्लाइन हो रहा है। तो पैनिक में आप सेल ना करो। ठीक है, आपका जो नेटवर्क है वो कम ना हो कंपनी का। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, उनको एक लॉकिंग पीरियड देते हैं ताकि वो जो भी नेट अमाउंट उनको मिलेगा 1 साल बाद, वो डिसाइड कर सकते हैं उसको कंटिन्यू करके होल्ड करना है या फिर उनको सेल करना है। Next, company has to fulfill the provision of SEBI, Shares Based Employee Benefit Regulation 2014। पहले वाले केस में भी हम लोग ये प्रोविजन फुलफिल करते थे, यहाँ पे भी हम लोग फुलफिल करते हैं। Company has to get the approval of shareholders through special resolution to offer ESPS। पहले वाले केस में भी हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन और ये सेबी का जो प्रोविजन है वो फुलफिल करते थे। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में भी हम लोग फुलफिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम, SARS। Under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कंपनी क्या करती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज है जो इनोवेटिव काम करते हैं, सेम प्रोसीजर होता है बट वो खुद का दिमाग, खुद का नॉलेज लगा के कंपनी को और अच्छा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट देने के बाद उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, फायदा इन द सेंस अवार्ड्स या फिर रिवॉर्ड्स। अवार्ड्स में हम क्या करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, एक ट्रॉफी देते हैं। ठीक है, और रिवॉर्ड्स में क्या होता है, उनको पैसा या मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में क्या करते हैं, हम उनको रिवॉर्ड देते हैं। कंपनी क्या करती है, कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको हम शेयर्स ऐसे ही दे देते हैं एप्रिसिएशन के तौर पे, उसका 1 भी रुपया हम लोग नहीं लेते। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है एम्प्लॉय को। Then sweat equity shares, these are shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash। ठीक है, तो ये शेयर्स क्या है, कंपनी डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को एट डिस्काउंटेड प्राइस देती है। ठीक है, या तो डिस्काउंटेड प्राइस देंगी या कुछ कंसिडरेशन रहेगा अदर देन कैश, कैश के बदले में वो आपको कंपनी को कुछ और दे सकते हैं।
It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेलेक्टेड हो रहा है बिकॉज कंट्रीब्यूशन है एक एम्प्लॉय का, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है और जिसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट मिला है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को हम स्वेट इक्विटी शेयर देंगे, क्यों? बिकॉज उन्होंने मेहनत की है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने के, उसके कुछ कंडीशंस है, टर्म्स है, उसके कुछ पॉइंट्स है, वो आपको फुलफिल करना है। समझिए एक ऑफिस में 500 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा या बंदी मेल फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जब बन जाते हैं तो वो बहुत मेहनत का काम होता है और उस वजह से आप उनको एज एन एप्रिसिएशन या कंसिडरेशन के तौर पे हम दे सकते हैं। अभी अदर देन कैश बोला है तो अदर देन कैश क्या किया हमने, उनका टाइम लिया है, उनका टैलेंट हमने दिया है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इश्यूज जो हम लोग करते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये भी एक टाइप का इशू है। व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग 200, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ऐसा हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके हर एक डिपार्टमेंट में 150, 150, 100, 95, 10, 20 ऐसे एम्प्लॉइज है। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट में सबका अच्छा अच्छा काम चल रहा है, बट उसमें से भी एक बेस्ट डिपार्टमेंट होगा जिनके वजह से कंपनी को बहुत फायदा मिल रहा है। नाउ व्हाट कंपनी कैन डू, कंपनी उनको प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्संस एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक। आइडेंटिफाइड पर्सन कौन है, हमारे एम्प्लॉइज के लोग हैं। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या बोला है, कंडीशन 200 लोगों से ज्यादा नहीं होते वो लोग, मतलब मिनिमम 200 लोग हैं उनको दे सकते हैं, या तो एक डिपार्टमेंट को दो या फिर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को दो। ठीक है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये लोग जो है कंपनी को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के। The board of directors select or identify the persons to be included in the select group. They can be mutual funds, institutional investors, etc. अब board of directors क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं ये सेलेक्ट ग्रुप कौन से। ठीक है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक नहीं होगी। जनरल पब्लिक मतलब जिनको हम जानते नहीं पहचानते, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या फिर अपने ऑफिस का या ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जिनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है और उनका कोई बिजनेस नहीं होता, तो उनसे हम बात करके उनको जान के हम उनको ये ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हैं। कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। कंपनी जब एप्लीकेशन देती है तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट का एक ऑफर लेटर भी देना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्म है, ये रूल है। The shares offered can be fully or partly paid up and consideration should be paid by check, demand draft, etc. but not by cash। जो भी ट्रांजैक्शन इसमें होगी या फिर जो भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांजैक्शन होगी, एक बात हमेशा याद रखना, इनमें कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, या तो वो जनरल इशू हो या पब्लिक इशू हो, आईपीओ, एफपीओ, कुछ भी हो, अभी तक का जो भी हमने अलॉटमेंट के बारे में पढ़ा उसमें कुछ भी हो, सिंपल स्टेटमेंट याद रखना, नो कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि हजारों में, लाखों में, करोड़ों में ट्रांजैक्शन, अगर समझिए कोई कैश करोड़ों में दे रहा है, दैट मींस दैट्स अ ब्लैक मनी, या फिर उनको वो ट्रांजैक्शन दिखाना नहीं है कि कहाँ से आया। देखिए चेक से हम लोग पे करते हैं तो दोनों पार्टीज के बारे में पता होती है, जो ड्रॉ कर रहा है और जो ड्रॉई है। ठीक है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बारे में पता चलता है, डिमांड ड्राफ्ट में भी पता चलता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में दो लोग, दो पार्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, एक एजेंट इन्वॉल्व है, मतलब बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन जो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है। लेकिन जब आप कैश पे करते हो तो किसी को पता चलता है कि किसने कैश किया, पे किया। समझिए फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड को आपने 2000 रुपए दिए कैश, 3 दिन बाद वो मुकर जाता है, बोलता है मेरे को दिया ही नहीं, क्या प्रूफ है? तो बाय चेक या बाय डिमांड ड्राफ्ट जब आप पे करते हो तो यू हैव अ प्रूफ, अ लीगल डॉक्यूमेंट एज अ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। लेकिन कैश पेमेंट में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कितने भी लोगों को सामने खड़ा करो, कभी ना कभी वो लीगल इश्यूज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, then right to renunciation is not
given to applicant under private placement. Company has to get approval of shareholder through special resolution. यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिनंसिएशन अलाउड नहीं है. यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप. आपको अगर अप्रूव किया है तो इधर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. अब ये अप्रूवल जो है प्राइवेट प्लेसमेंट करने का जो पॉलिसी या स्कीम है, ये कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, ठीक है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन देंगे. शेयर्स अलॉटमेंट में जब भी शेयर होल्डर का जब रेजोल्यूशन पूछेंगे तो सीधा सीधा स्पेशल रेजोल्यूशन, नो जनरल और नॉर्मल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन ही हम लोग देंगे. उसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हमारे पास दो इश्यूज है, ठीक है, उसके अंदर का पॉइंट है. एक तो राइट इश्यूज है, सेकंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है. राइट इश्यूज में हम लोग ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है अपने स्लाइड्स में, और वो मैंने पेज नंबर में डाला है एक्चुअली यहाँ पे. सो सेम जो है हम लोग डिस्कस करते हैं. सो राइट इश्यूज आर नथिंग बट इश्यूज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जो भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, उनको हम इश्यूज देते हैं, ठीक है. ये है राइट इश्यूज. इनमें हमने पूरा एक लेक्चर किया था हमने, ठीक है, तो वो याद कर लेना. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है, हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है. यहाँ पे दिया है इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर. जो प्रेफरेंस शेयर है, हमने एक स्पेसिफाइड टाइप ऑफ शेयर्स अलॉट किया था. नाउ दे कैन कन्वर्ट इट टू इक्विटी शेयर्स टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन. हम लोग ये देते हैं. जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में हमने एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या फिर म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस है या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से, ये ग्रुप, ठीक है. हम क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से फंड रेज करते हैं, उनको प्राइवेट प्लेसमेंट देते हैं. हम लोग पब्लिक ऑफर नहीं दे रहे, हम सेलेक्टेड ऑफर दे रहे हैं, ठीक है. जैसे क्लासरूम में हमारे कॉलेजेस में या क्लास में होता है, जो कोई भी बच्चा होशियार है वो खड़े रहे, फिर जो बच्चे होशियार है उनमें से सेलेक्ट किया जाता है कुछ टास्क या फिर एक्टिविटी के लिए. वैसे ही हम लोग जब फंड कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में से या लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो राइट इश्यूज तो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है एक सेलेक्ट ग्रुप को दिया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विटी दिया जाता है जो कन्वर्टिबल होता है, जो बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद वो कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, ठीक है. So private placement and preferential allotment in simple and precise manner. Private placement securities are offered to select group of persons not exceeding 200. जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 200 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए, होंगे तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होगा. Preferential allotment, selected securities, equity shares or securities that can be converted into equity share is offered to a select group of preferential basis, ठीक है. तो selected securities देते हैं, ठीक है, which can be converted, convertible equity shares देते हैं या फिर convertible preference shares देते हैं हम लोग, जो future date पे वो equity में convert होगा. Shares offered through private placement can be fully paid up or partly paid up. जब हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो इधर वो फुल पे करे या पार्ट पे करे. अभी अगर वो पार्टली पेड अप है तो बाद में वो एक सर्टेन टाइम के बाद फुल्ली पेड अप हो जाता है. बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप. हम लोग क्योंकि प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आपको स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली हम लोग दे रहे हैं, तो आपको इसका पूरा पैसा पे करना पड़ेगा. देन प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड. जब हम लोग ऑफर या रिक्वेस्ट करने जाते हैं या ऑफर देते हैं तो वो लेटर हमको देना पड़ता है, ऑफर लेटर. लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पहले अप्रोच करते हो, अगर वो हाँ बोलेंगे तो ही आप लेटर देते हो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो प्रोसीजर हम लोग स्किप कर सकते हैं. इसमें बायबैक भी होता है. जब हम लोग बायबैक की बात करते हैं तो बायबैक मतलब क्या है, कंपनी फिर से परचेस करती है. अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले को लगता है कि यार बेनिफिट नहीं होगा मुझे कुछ, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन बाय बैक द शेयर्स. हम लोग उनसे वो शेयर फिर से परचेस कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस में हम लोग बाय बैक कर सकते हैं. ओपन मार्केट से भी हम लोग बाय बैक कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओवर इशूड ईएस ओएस और स्वेट इक्विटीज, उनसे भी बाय बैक कर सकते हैं. मतलब हम लोग जो भी इश्यूज करते हैं, या वो पब्लिक इशू हो, प्राइवेट इशू हो, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए जो भी इश्यूज है, जो भी इश्यूज हम लोग करते हैं वो बायबैक करते हैं. अब कंपनी बायबैक क्यों करती है, क्योंकि
देखिए, दो एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। एक, जो एम्प्लॉयज को दिया है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, उनको आपने कुछ तो श्योरिटी या गारंटी दिया होगा कि हमारी कंपनी अच्छे से काम करेगी और अपनी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ती नहीं है या धीरे धीरे कम हो जाती है। इस वजह से वो बायबैक हो जाता है। ठीक है, अगर 100 रुपए में आपने शेयर्स इशू किए, उसका प्राइस 6 महीने में 50 रुपीज में आ गया, तो कंपनी को कहीं ना कहीं वो बायबैक करना पड़ता है, बिकॉज वो कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी के पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बायबैक हम तीनों जगह से कर सकते हैं। कंपनी कैन बायबैक इट्स शेयर्स ओनली व्हेन इट हैज सफिशिएंट बैलेंस। कंपनी के पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए, सफिशिएंट बैलेंस भी होना चाहिए। फ्री रिजर्व्स में से वो लेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से वो पैसा लेंगे, और प्रोसीड्स ऑफ इश्यूज एनी अदर शेयर्स इसमें से भी हम लेंगे। So companies can go for buyback of shares for various reasons, such as to return surplus cash to its shareholders, safeguard company against unwelcome takeover risks. ठीक है, तो यहाँ पे सरप्लस कैश बोला है। नॉर्मली क्या होता है, जब एक कंपनी का मार्केट प्राइस जब इक्विटी शेयर का बढ़ जाता है तो बायबैक कोई नहीं करता, जो भी है सेकेंडरी मार्केट में सेल करता है। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शंस कंपनी दे रही है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है एंड यू वांट टू सेल, देन वी विल बाय बैक द शेयर एट प्रीमियम प्राइस। उसके बाद है एक अलग कंसेप्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होता है, हम लोग शेयर जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसको अलॉट करना पड़ता है। देखिए, हम लोग जब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, उसका पेमेंट होता है, तभी हम लोग वो अलॉट करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट based on the application submitted, it is called allotment of shares। जैसे आपने किराना शॉप में एक लिस्ट थमा दी कि अंकल मुझे ये सारा चीज चाहिए, तो आपने वो ऑफर दिया कि मुझे ये चाहिए एक, और उसका एक लिस्ट है। जब वो देना स्टार्ट करते हैं, दैट इज अलॉटमेंट। वैसे ही यहाँ पे पब्लिक इशू या फिर जो भी इशूज हम लोग करते हैं कौन से भी टाइप का, उसके एक जो लास्ट डेट है उसके बाद सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या एप्लीकेशंस आए हैं, और उसके बाद अलॉटमेंट इश्यूज करना हम लोग चालू करते हैं। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब ये 2013 का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से अलॉट करना चाहिए। उसके कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस जो आप है वो रजिस्टर होना चाहिए आपका सेबी के साथ। एप्लीकेशन मनी आपको लेना चाहिए स्टार्टिंग में ही, बिकॉज विदाउट एप्लीकेशन मनी या विदाउट डाउन पेमेंट ऑफ योर इश्यूज आप उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम हुआ तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, 90% से ज्यादा हुआ तो ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसको रेयर केस बोलेंगे। ठीक है, वो बहुत इरेगुलर केस है जहाँ पे एक्चुअली 90% से ज्यादा हो जाता है अलॉटमेंट नॉर्मली, तो इरेगुलर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। अगर 90% से अबव हुआ तो रेगुलर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कर रहा है हमको, जो भी लिस्ट है हमको वो फाइनल लिस्ट बनाना है। ठीक है, कि लास्ट डेट में कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया और कितने लोगों को हम अलॉट कर रहे हैं। अब ये अलॉटमेंट का बेसिस क्या है, हमने पढ़ा फ्लोर प्राइस होता है, फिक्स प्राइस होता है, सीलिंग प्राइस होता है, राइट। तो ये हमको अलॉटमेंट का डिसीजन देना पड़ेगा कि कौन से बेसिस में दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज किया है उसमें, या टोटल मॉनिटरी वैल्यू दिया है उसपे। ठीक है, वो बताना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो आप उसका अलॉटमेंट कैसे करोगे, और ओवर सब्सक्रिप्शन आपको क्यों लगता है कितना हुआ। ठीक है, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का डिसीजन जो है वो आपको बोर्ड को बताना पड़ेगा, सेबी को बताना पड़ेगा। उसके बाद परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आपको सेबी को एक लेटर भेजना पड़ेगा और कंपनीज की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो भी शेयर्स हमने इशू किया है उसको लिस्ट कीजिए सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि कुछ सर्टेन पीरियड के बाद लोग उसको सेल करना चाहते हैं। तो अगर वो लिस्ट नहीं होगी सेकेंडरी मार्केट में तो सेल कैसे होगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू दी इश्यूज एंड वेरियस अदर एजेंसी, जो भी ये अलॉटमेंट होता है उसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं और बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, उनका भी हम लोग को डिस्क्लोजर करना पड़ता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं और बाकी के टॉपिक है वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आई एम डन। Yeah, thank you, sir. Thank you very much. So everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Tomorrow you will have English का lecture, same time. So be on time.
Tomorrow I will also not accept the request after the 12 o'clock. Okay, guys. Bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.